कहूंगी कि रिकॉर्डिंग जरूर देखना, वरना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो इससे क्वेश्चंस आते हैं ना जीओसी, वो किसी एक टॉपिक पे नहीं आते हैं, सारे टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है ना। तो मुझे डेली डेली गुड इवनिंग, डेली डेली बोलने की जरूरत ना पड़े कि ये चैप्टर जो ये टॉपिक चल रहा है कि अपने आप में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक में एक बाकी बच्चों से आगे आना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में। ठीक है जी, क्योंकि यही यही आपका बेस है, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक का बेस चल रहा है। तो और बेस बनाने के लिए हमें बेशक कितना ही टाइम स्पेंड करना पड़े हम करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, जब आप लोग जीओसी और हाइड्रोकार्बन कर लेंगे तो मैं 60 टू 70% ऑर्गेनिक पूरी 11th-12th की आप लोग कर चुके हो, 30 से 40% की ऑर्गेनिक रह जाएगी बस, जो कि मैं आप लोगों को 12th में पढ़ाऊंगी। बस मेन आप ऑर्गेनिक यही सीख लेते हो 11th क्लास में। तो अब मुझे और ज्यादा आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है 11th की केमिस्ट्री, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कहीं कोई बच्चा सोचता है कि मैम मैंने जीओसी की क्लास अटेंड नहीं की, क्या मैं हाइड्रोकार्बन की क्लास अटेंड कर लूं, तो आंसर इज नो। अगर आपको जीओसी नहीं आता तो हाइड्रोकार्बन का एच भी समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग देख के आओ क्लास में, तो ज्यादा बढ़िया तरीके से बच्चों समझ में आएगा। 47 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो एक बार मैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे जो बच्चों टॉपिक डाला हुआ है वो रेजोनेंस है, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, बट कल की क्लास में थोड़ा सा हमारा रह गया था, है ना। सारा जितना मैंने करवाना था उतना नहीं हो पाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी टॉपिक को देख रहे थे तो टाइम लग गया। ठीक है, चलिए तो बेसिकली एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कल? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने क्या बोला था, जिसके डाउट्स है वो भी सुन लो। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूं तो मैंने ये बोला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट जो है कहीं पे भी अपनी मन मर्जी आई वहीं लगा दोगे, नहीं। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा, कार्बन की जो चेन है और उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। अगर आप कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल देख रहे हो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे लग रहा होगा। ठीक है, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे प्लस आई लग रहा है या माइनस आई लग रहा है। प्लस आई वाले मैंने बता देते कौन से ग्रुप होते थे बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन में बढ़ाना। गेटिंग ओके। माइनस आई क्या होता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन से खींचना, वो उनकी टेंडेंसी होती थी, और ऐसे वाले ग्रुप्स को माइनस आई ग्रुप्स भी बोलते थे, और जो ये इफेक्ट लगाते थे वो माइनस आई इफेक्ट भी होता था। ठीक है, फिर हमने थोड़ा बहुत बात किया कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के बारे में। ये बहुत थोड़ी बात की थी मैंने कार्बोकैटायन, अब ये कार्बोकैटायन बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग हुई है आपकी पढ़ने की, तो मैंने थोड़ा सा बेसिक लिया है। धीरे धीरे आगे चलेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिक को लेके वो भी एक अपर लेवल पे आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो कार्बोकैटायन में मैंने आपको बोला था कि प्लस आई इफेक्ट, बेसिकली जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा, या मैं सिंपल बोलूं जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, गुड इवनिंग आकाश, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो मैंने ये लिख दू सिंपल, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कार्बन आयन की भी बात करी थी। ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या बच्चों का? हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी आया करो बच्चों, ऑर्गेनिक चल रही है। कार्बन आयन में मैंने क्या बोला था कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कार्बन आयन आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो तो उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जिसका क्या हो, माइनस आई इफेक्ट। तो मैंने कहा था चार्ज जितना फैला हुआ होगा उतना ही वो सिस्टम को स्टेबल करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये दो चीजें थी मोटा मोटी जो मैंने कल आपको काफी जोर देके समझाई थी। ठीक है, उसके बाद
डीएनपी वाला अभी करवाऊंगी, वो सिर्फ ध्यान रखना है क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। अभी जब मैं उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करूंगी ना लक्ष्य, देन आपको समझ में आएगा कि वो डीएनपी मैं क्या बोल रही थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे एक ये भी चीज है, आप और तरीके से भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बता सकते हो। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, देखो मैं इस पेज पे इसलिए बता रही हूँ, बेसिकली कल का मैं रिकैप दे रही हूँ। तो आप लोगों ने ये देखा होगा है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ, प्लीज ध्यान से देखना। CH3 CH2 नेगेटिव और एक लिख रही हूँ, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, ये क्या ma'am. है, इस वाले ये वाला कार्बन आपका sp3 हो जाएगा, या sp2 और ये sp है ना। Yes, ma'am. करवाया था मैंने, ध्यान से देखो, थोड़ा सा याद करो। केमिकल Yes, मॉडलिंग में बताया था, मैंने कहा था ये वाला कंसेप्ट ऑर्गेनिक में आएगा। तो बच्चे आप लोगों को पता है कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 देन sp3। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। एक बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या मैं बोल सकती हूँ बच्चों ये कि अगर ध्यान से सुनो, फिर बोल रही हूँ, अगर नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे है तो वो स्टेबल होगा, sp2 पे है तो उससे कम स्टेबल होगा, sp3 पे है तो उससे और कम स्टेबल होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. बताइए सारे, सोचो। ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, एक बार मैंने फिर रिवाइज करा दी, क्योंकि फिर बोल रही हूँ ऑर्गेनिक में एक कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आते, मिक्स होके कंसेप्ट आते हैं। तो अभी आप लोगों की शुरुआत हुई है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 ही हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक ऐसी चीज नहीं है जैसे हम इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर पढ़िए पीरियोडिक और वो रट गया, ऐसा नहीं है। हर एक क्लास में आप अलग अलग सीखोगे, इवन हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ मैं नई नई चीजें सिखाऊंगी। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो आज मेरी गांठ बांध लो कि sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, है ना। तो अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन की, तो ये ऑर्डर तो रिवर्स हो जाएगा, sp3 वाले की ज्यादा होगी, sp2 sp3। इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चों, अगर मान लो मैं इसकी जगह कार्बोकेटाइन बना दूं, तो ध्यान रखना sp3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 और फिर sp। ठीक है, कभी भी sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये कहीं पे डब्बा बना के, क्लाउड बना के बंद कर लो, ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं आगे। पूरे जब तक 12th में ऑर्गेनिक तक ऑर्गेनिक पढ़ते रहोगे, ये चीजें बार बार आएंगी, प्लस आई माइनस आई, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यही तो बहुत अच्छी बात है ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक फिजिकल में क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, खत्म, इक्विलिब्रियम पे आ गए, इक्विलिब्रियम खत्म, रिडॉक्स पे आ गए, रिडॉक्स खत्म, पी ब्लॉक पे आ गए। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक में जो चीज पढ़ा दी वो यूनिवर्सल है, बन गई वो चीज। अगर प्लस आई बन गया तो वो पूरे चैप्टर में आएगा, बार 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 आएगा। फिर बोल रही हूँ 90% समझने वाली है ऑर्गेनिक, 10% है कुछ चीजें याद करने वाली, जो कि मैं करवाऊंगी। ठीक है, चले अभी आगे बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, तो हमने बेसिकली कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल की हमने एप्लीकेशंस देख ली थी कि इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम कैसे इनके बारे में, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बच्चे 55 स्टूडेंट ज्वाइन कर गए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो बच्चों क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। हाँ मुस्कान? मैम परमानेंट इफेक्ट वाला बता दीजिए। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या, कि परमानेंट इफेक्ट क्यों है, ये पूछना चाह रहे हो आप? यस मैम। बच्चे जिस जिस मॉलिक्यूल में जहां जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, वहां वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इसी को मैं बोल रही हूँ कि परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई। बात हम इंडक्टिव इफेक्ट की कब करेंगे मुस्कान, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, मतलब कार्बन चेन के साथ कोई
ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, या तो वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या उससे ज्यादा। ठीक है, चल जो हमारा डी फोर्थ एप्लीकेशन है विच इज एसिडिक स्ट्रेंथ, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ सुहानी। एंड फिर जो होमोलिटिक फ्यूजन था उसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करेंगे ना? की तो है हमने, टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला फिर प्राइमरी वाला। मैम होमोलिटिक फ्यूजन में हाँ, कि रेडिकल नहीं बनाए थे हमने, बताया तो था मैंने कल कि टर्शरी वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइम सेकेंडरी वाला होगा, भूल गए, और फिर प्राइमरी वाला होगा, भूल गए क्या? भूल गए? होमोलिटिक फ्यूजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था। अरे नहीं नहीं, देखो देखो, ध्यान से सुनना एक बार, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। ठीक है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। इधर आओ, इसमें भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, फिर ये कैसे बोल दिया हमने? बात आई समझ में? क्योंकि अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है ये कार्बोकेटाइन बना कैसे है, इसके साथ पक्का कोई ग्रुप लगा होगा जिससे बॉन्ड ब्रेक होके ये बना है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, धीरे धीरे आगे सवालों को आने दो, पता चलेगा ऑर्गेनिक क्या है। ठीक है, चलिए आगे आगे फिर से बोल रही हूँ, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट वहीं लगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ना मैं आपको अलग से पेज पे बताती हूँ। बच्चों आप लोगों ने इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सबने पढ़ा है, यहाँ पे उसका देखो यूज होने वाला है, ध्यान से सुनना। सपोज मैं एक वीक एसिड ले लेती हूँ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेती हूँ, आपको पता है वीक एसिड है वो, आपको पता है पानी में जाने के बाद वो बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। यस मैम। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, लीव मत करना क्लास, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर क्लास में कुछ नया सीखने वाले हो। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली अपन ने क्या देखा था, इधर आओ, अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग एसिडिक का मीनिंग क्या है कि हम अगर किसी एसिड को या किसी को भी हम पानी में डालें वो H+ में दे दे, बात यही है। अगर हम एसिड को पानी में डालें वो H+ दे दे, यस ये मैम। आप लोगों के अकॉर्डिंग एसिडिक मतलब बेसिकली एसिडिटी की डेफिनेशन है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आपको 4-5 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, आपको ये कंपेयर करना है कि इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बच्चों कैसे कंपेयर करोगे, तुम्हारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ये मैं पूरी 11th-12th के लिए बता रही हूँ, वर्सेटाइल चीजें हैं यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है बाद में गलत प्रूफ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा तनिष्का ने मुझसे पूछा था मैम आप क्या करा रहे हो, मेरे माइंड से स्किप हो गया और वो लीव कर गई। चलो ठीक है, इधर आओ। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, आप उसका एसिड दिया जाए, आप उसका H+ निकाल लो। जैसे मैंने इसका H+ निकाल के ये निकाल दिया और ये बन गया, देख पा रहे हो? यस मैम। बाकी देख पा रहे हो क्या सारे बच्चे? यस ठीक है, यस मैम। बहुत बढ़िया। आपको क्या चेक करना है कि H+ निकालने के बाद, फिर से मैं बोलूं, H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे वो कितना स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। बात तो सिंपल ही है, बात तो सिंपल ही है कि अगर H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना स्टेबल है। अब आप खुद बताओ, नेगेटिव चार्ज को कौन से वाले ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस मैम। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो -I इफेक्ट लगा रहा है, जितना मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ही समझाया मैंने अभी आपको, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ, वो जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बताती हूँ फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। बस आप ये ध्यान रखना कि जो -I इफेक्ट है, जो -I ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे? एसिडिटी को बढ़ाएंगे। बताइए क्या ये वाला समझ में आया जो मैंने ये वाली चीज लिखी है बच्चों? यस मैम। जो -I ग्रुप हैं
या जो मैं ये बोलूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि H प्लस निकालने के बाद आपका नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। आपको बस ये चेक कर लेना है कि वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है या नहीं है। अब वो स्टेबल कैसे होगा, जब आप उसके पास कोई खींचने वाला ग्रुप लगा दोगे, ठीक है, जो अगर आप उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ओके। क्या मैं अगर तुम्हें इसका Ka लिखने के लिए बोलूं, लिख सकते हो तुम लोग? Yes, ma'am. यस मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी। देखो एक बार, Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी लोग यस मैम नहीं आ रहा किसी का, ठीक है, thumbs up देते रहो, उससे भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि Ka जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा H प्लस होगा। यस मैम। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। Yes, अच्छा, ma'am. ये भी हमें पता है। pH क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। Yes, ma'am. तो यानी कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम होगा। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, कविता में आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। और क्या चीज पढ़ी थी मैम, pKa आपने बताया था हमें माइनस लोग ऑफ Ka होता है। Yes, ma'am. यस तो मैम। Ka बढ़ेगा, ये अभी मैं बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत ज्यादा एक ही उसमें बता रही हूँ, लास्ट में समराइज करके एक चीज बताऊंगी जो तुम्हें याद करनी है, ठीक है। Ka बढ़ेगी तो अभी आपने बताया मैम क्या होगा, H प्लस बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उतना उसका मतलब एसिड अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा एसिड होगा उतना ही ज्यादा वो H प्लस आयन रिलीज करेगा बच्चों, Yes, ma'am. तो मतलब Yes. एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर Ka ज्यादा है Pk मेरा कम होगा, क्योंकि Yes. माइनस का साइन लगा हुआ है, बस खत्म। Yes, ma'am. अब जो मैंने पूरा इतना सारा आपको घुमा फिरा के मैं जहां पे लेके आई हूँ, आपको बस एक चीज लिखनी है क्लाउड में बंद करके, वो क्या है, लिखो कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, खत्म कहानी। pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, खत्म कहानी। अगर आपको ये पता है तो आप इसको किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं। आप pH का ऑर्डर बता सकते हैं, आप H प्लस का ऑर्डर बता सकते हैं, आप Ka का ऑर्डर बता सकते हैं, कुछ भी। पहले कविता ने हैंड रेज किया था, बताओ कविता कुछ कह रही थी तुम, फिर मैं सृष्टि के पास आती हूँ। हाँ सृष्टि तुम बोलो। मैम ये जो आपने एसिडिटी वाला बताया ना pKa के साथ रिलेशन, एक बार ये फिर से बता दो। पीके का रिलेशन क्या था, के क्या था तुम्हारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा क्लियर हो गया, ओके। अभी मैं कहती हूँ एक बार पूरा सुन लिया करो, के तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, याद करो मैंने आपको बताया था pKw माइनस log ऑफ Kw, दिस इज योर फॉर्मूला ना। तो Yes, pK ma'am. माइनस log ऑफ K होता है, तुम अब ये मत पूछना मैम ये कैसे आया, मैंने बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। pK इज इक्वल टू माइनस log K, तो Ka बढ़ेगा pK कम होगा, क्योंकि आगे माइनस का साइन है। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो नेगेटिव में ज्यादा हो रही है, तो pK तो छोटा होगा ना। Yes, ma'am. तो बस अगर K ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा, pK क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे लगाओ ये वाला, मैंने गलती से बढ़ने वाला लगा दिया, ठीक है। Ka बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, और pK वैल्यू कम होगी, यानी कि pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इसमें एक ये चीज याद रखनी है और एक ये चीज याद रखनी है। अभी तक जितना इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आगे जब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाऊंगी वहां पे दोबारा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगी वहां पे दोबारा एसिडिक, मतलब पूरी ऑर्गेनिक में तुम यही देखोगे बार बार चीजें, और यही तो बहुत अच्छी बात होती है, तुम्हारा सारा रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार आप देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ मुस्कान, मैम pKa क्या है? पीके, अरे ये के डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, पीके फॉर्मूला है इसका बच्चे, पीके इज इक्वल टू माइनस log K होता है, ठीक है। जैसे पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, P स्टैंड्स फॉर पावर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ओके, चले आगे। एक बार ये देख लो पढ़ के, क्या तुम्हें समझ में आ गया जो मैंने बताया है। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो आपको सिर्फ एक याद रखना है, दूसरे वाला अपने आप बन जाएगा। ज्यादा वो मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, जो जो मैं बता रही हूँ प्लीज वो सुनो बस, ठीक है जी। अच्छा आगे चले, Yes, ma'am. क्वेश्चन करके मैं समझाती हूँ। जैसे
एक अलग पेज ले लूं क्या? चलो यहीं पे समझाती हूँ। जैसे इसको देखो, नीचे मत देखना हो क्या रखा है, इसको देखो, ये तुम्हारा है CH3COH और ये तुम्हारा है ClCH2COH, क्लोरो एसिटिक एसिड है, और ये तुम्हारा क्या है, सिंपल इथेनोइक एसिड है। ठीक है जी, Yes, ma'am. ये एसिटिक एसिड है, इसमें H को हटा के Cl लगा दे तो ये क्लोरो एसिटिक एसिड होगा। लिख भी देती हूँ, वैसे नाम याद ना हो चलेगा, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे टाइम के साथ। ये है आपका एसिटिक एसिड। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, चलो अलग से पेज ले लेती हूँ। सपोज आइए, एक है तुम्हारे पास ये, घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है, और एक तुम्हारे पास है ये। ठीक है जी, चलिए अब हमें बताना है दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो पहला स्टेप क्या होगा तुम लोगों का, H+ निकालना है। क्या होगा तुम्हारा, H+ निकालना है। निकाल दो, Yes, ma'am. निकाल देते हैं। मैम हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ पे क्लोरीन लगा है तो यहाँ पे हाँ, माइनस बोल सकते हो, बिल्कुल वही करना है, लेकिन अभी तुम जस्ट सीख रहे हो तभी मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, CH2COO नेगेटिव और H+ बाहर निकलेगा। अब बस तुम ये चेक कर लो कि ये वाला स्टेबल है या ये वाला। मैम ये वाला स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस आई और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अपने माइनस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट से इसको क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। यानी कि जो ये क्लोरीन वाला है वो ज्यादा स्टेबल है। इधर आओ, सो अनायन इज मोर स्टेबल एंड करस्पॉन्डिंग एसिड इज मोर एसिडिक। इसमें जो है अनायन वो लेस स्टेबल है, तो ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला बच्चों क्या होगा, होगा, ठीक होगा। और आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से बता सकती हूँ कि हाँ ये हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, यानी कि जो आपका कंजुगेट बेस है वो वीक होना चाहिए। वीक बोले तो शुड बी स्टेबल, और स्टेबल तुम्हें पता ही है कैसे होगा, अगर तुम उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तभी वो स्टेबल होगा। ओके, वन बाय वन चलते हैं। गुड इवनिंग, हाँ जी लक्ष्य बोलो। मैम ये वाली लाइन बता दो, ये जो राइट में नीचे लिखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाली। देखो ये मैंने एक वो लिखवाई थी तुम्हें टैगलाइन, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। मैम वो तो याद है, उसके ऊपर वाली, ये वाली, ऊपर ये वाली वाली उसकी। हाँ वो वाली, यही तो लिखा है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन लग रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से जो अनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जो ये एसिड हो गया ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। क्योंकि हम अनायन से तो पता लगाते हैं ना कि जो एसिड है जिससे वो अनायन बना है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है मैम स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा स्टेबल है। हाँ, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूछा है, एसिड पूछा है तुमसे, कौन स्ट्रॉन्ग है, कंफ्यूज Okay, क्यों हो रहे हो। तुमसे ये पूछे दोनों में से एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने क्या किया, H+ निकाल के देखा कि कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल है। तो हमने देखा जिसका बेस जो कि स्टेबल है उसी का ही एसिड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यही तो लाइन लिखी मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। इसका मतलब अगर आपको पता है कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, इट मींस जो उसका कंजुगेट बेस बना है वो वीक होगा। वीक बोले तो वो स्टेबल होना चाहिए। बस ध्यान से देखो इस कंसेप्ट को, कुछ और आपको अगर पूछना है तो अभी पूछिए। ध्यान से देखो बच्चों, और अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप दो, अदरवाइज यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको हेजिटेशन हो गई तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। यस रिंकी। मैम जो वीक कंजुगेट बेस होते हैं वो मैम स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल? अरे स्टेबल होते हैं बच्चे, स्टेबल नहीं, सॉरी अनस्टेबल नहीं होते, स्टेबल होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैम एक बार क्लोरिक एसिड दोबारा। क्या बता दूं, क्लोरिक एसिड, यस मैम। ये रहा क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। क्या बताना है इसके अंदर, मैम उस लाइन में लिखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड इज मोर एसिडिक। ये रहा इसका करस्पॉन्डिंग एसिड। अच्छा ये हाँ समझ गया। तो इधर आओ, एसिडिटी आप किसकी चेक कर रहे हो, इन्हीं की तो चेक कर रहे हो ना बच्चों। मैम मुझे लगा कॉरेस्पॉन्डिंग बोले तो बाजू वाला। ना ना, बाजू वाला नहीं, ये वाला। ठीक है,
क्योंकि इसका जो बेसिकली अनायन बना है वो स्टेबल है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है विच इज क्लोरोएसिटिक एसिड वो ज्यादा स्टेबल है। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या, एकदम रुक गई? दिख रही है क्या स्क्रीन बच्चों? यस मैम, दिख रही है। मेरे फोन में दिख गायब। रही है। हाँ अभी दिख रही है, ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलूं आगे। क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर आप सोचते हो कि एक ही स्लाइड में पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए चलो बच्चों आओ आगे। जैसे ये देखो, बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ गई? एक मिनट रुकना, बेसिक स्ट्रेंथ वाली स्लाइड कहाँ गई? डिलीट हो गई है क्या वो? कोई बात नहीं, मैं एक रुको दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। यहाँ पे क्या, एक मिनट रुको बच्चे, ये स्लाइड पता नहीं कैसे शफल हो गई है। ओके चलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सामने 4-5 कंपाउंड दे दिया, आपको उसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, तो बच्चे बेस की लैंग्वेज, बेस की जो डेफिनेशन अब तक आप क्या पढ़ के आए हो? आर्हेनियस ने ये बोला था जो OH नेगेटिव दे दे, याद करो। ब्रोंसेट ने ये बोला था जो H+ को एक्सेप्ट कर ले, और लुईस एसिड सॉरी जो लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी थी उसने ये बोला था जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। तो आपको ये वाली ध्यान रखनी है उसकी डेफिनेशन। अगर मान लो कोई बेस ऐसा है जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। जैसे सपोज आपके पास ये है, एक RnH2 है, एक मान लो ये है, एक मान लो ये है। अमीन्स है ये बेसिकली, आपको नाम पे मत जाओ क्योंकि मैंने अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो इधर आओ बच्चे, ये प्राइमरी है क्योंकि नाइट्रोजन किसके साथ, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अभी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। ये आपका टर्शरी वाला है क्योंकि 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा अब आप इधर आओ, अगर मान लो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री हैं, प्लीज पहले मुझे कंप्लीट करने दो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले मुझे कंप्लीट करने दो क्योंकि आपका हर 1 सेकंड बाद दिमाग में डाउट आएगा, और वही वो तभी क्लियर होगा जब मैं पूरा कंसेप्ट आप लोगों को करा दूं विद क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा शांति। ठीक है, अच्छा जी। तो मैंने क्या बोला, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, वो कितने अवेलेबल हैं फॉर रिएक्शन, मतलब अगर वो लोन पेयर फ्री है फॉर डोनेशन तो मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा अपना, मैम कहाँ डोनेट करेगा वो आगे चल के देखेंगे कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब ये और जल्दी दे पाएगा, हाँ या ना? यस मैम। और यहाँ पे देखो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 2 एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये डोनेशन के लिए और ज्यादा अवेलेबल होंगे इसके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 है देने वाले, इसके और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो बस यही तो बात है, जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे मैं मोटा मोटा क्या लिख दूं आप लोगों के लिए कि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, या सिंपल ये लिखो प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी का मतलब दिमाग में आते क्या आना चाहिए कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कौन कितनी आसानी से या इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। फ्री रेडिकल नहीं, फ्री रेडिकल डोनेट नहीं करा, फ्री रेडिकल के पास तो बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो 1 चाहिए, वो क्या देगा? ठीक है, अब बोलो अनम क्या कह रही थी तुम? मैम जो यहाँ पे R वेरिएबल ग्रुप है मैम, उसमें कार्बन हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता ना है? ना एल्काइल ग्रुप है, ये बताया था ना मैंने, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जितने भी मैंने तुम्हें लिखवाए थे।
मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियल ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आर इज योर एल्काइल वाला पार्ट, ठीक है। चलिए आगे चले, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी, आ जाओ। इसकी मुझे ना एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ये जो ए बी सी अगर मैं इनको नाम दे दूं बच्चों, मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखिए ये मैं करवाऊंगी, बाकी तुम करना। इधर आओ बच्चों, इसको ओपन करके लिखूं तो ज्यादा क्लियर होगा। CH3COH, CH2, FCOH, CHF2, COH, देख रहे हो बच्चों, और ये हो गया आपका CF3COOH। आपको बताना है स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो मैंने कहा था कि जितने ज्यादा -I ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है D वाला, उसके बाद मुझे C वाला, उसके बाद मुझे B वाला, और लास्ट में A वाला। DCBA ऑर्डर बताना था। समझ में आया बच्चों? कैसे हमने एक्सप्लेन किया बच्चों इसको, यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुई। अभी मैं कंफ्यूजन वाले भी लाऊंगी क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है मैम, जितने ज्यादा -I ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देना, इसलिए मैं एसिडिक स्ट्रेंथ वाले आप लोगों को अभी करवा रही हूँ, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देखो ये गलत भी हो सकता है ऑर्डर, इसको मैं बताऊंगी DNP से बच्चों, डिस्टेंस नंबर पावर वाले से। आइए, आपके पास ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको क्या बता रखा है कि इसका एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बच्चों? एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। क्या करेंगे हम, इधर आओ, यहाँ पे जो COH के साथ वाला कार्बन है उसके साथ F लगा हुआ है, यहाँ पे COH के साथ वाला कार्बन एक छोड़ के F लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 छोड़ के F लगे हुए हैं। यानी कि अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब सारी जगह फ्लोरीन फ्लोरीन है ना, सारी जगह फ्लोरीन फ्लोरीन है। तो अब क्या करें, यहाँ पे आप DNP लगा सकते हो। D का मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। डिस्टेंस, यस मैम। पहले तो चेक करो क्या डिस्टेंस सेम है, अगर वही अलग हो गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया वहीं पे। मैम ये बहुत दूर है, ये थोड़ा पास है, और ये तो बहुत पास है। अगर जितना ज्यादा पास उतना ज्यादा -I इफेक्ट, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। याद करो कल की क्लास, इसलिए एक क्लास आपस में लिंक्ड होगी दूसरी प्रीवियस क्लास से। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, लिख लेना इसको, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा वो इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये वाला होगा, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, यानी कि जो ऑर्डर इन्होंने लगाया हुआ था वो एकदम सही था। आगे चलो, यस मैम। ओके, ये वाला भी कर सकते हो तुम, देखो आराम से कर सकते हो। इसको पूरा खोल लो। अगर आप लोग अभी सीख रहे हो, देख के नहीं पता चल रहा है तो मैं फिर बोलूं, कोई बात नहीं, खोल लो इसको ऐसे। CCl3COOH, Cl, क्योंकि जैसे मैं करा रही हूँ प्लीज वैसे ही करो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम है सब में, देखो सब में सेम है डिस्टेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन पे Cl लगे हुए, यानी कि ये वाला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। फिर आओ नंबर पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। तो जितने ज्यादा -I ग्रुप उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि 1 2 3, खत्म कहानी। मैम बेसिक का इसका उल्टा होगा ना? यस, बेसिक का इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी देती हूँ किसकी बताई है मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन है, इधर आओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि कल मैंने कुछ होमवर्क में दिए थे कार्बोकेटाइन वाले, और कुछ ये वाले नहीं दिए थे क्योंकि ये हुआ नहीं था, बट अभी आप लोग कर लोगे। जैसे पहला है CH3COH, CD3COH, CT3COH। D क्या है यहाँ पे बच्चों, कौन बताएगा? ठीक है, कल वाली क्लास जिसने अटेंड की है बताइए, D क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सही बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शाबाश। ड्यूटेरियम है, वैसे मैं यही पूछ रही थी। D क्या है? ड्यूटेरियम, T है ट्रीटियम। अच्छा, अगर मैं इनका प्लस, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे किसका होता है, प्लस आई, सबसे ज्यादा इफेक्ट ट्रिटियम का, फिर ड्यूटेरियम का और फिर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तो 0 होता है, याद करो। इसी के रेफरेंस सबकी पावर देखते हैं हम। तो अगर मैं प्लस आई का ऑर्डर लगाऊं तो ट्रिटियम सबसे ज्यादा, ड्यूटेरियम एंड देन आपका हाइड्रोजन। अच्छा, तो बस एसिडिक करेक्टर बता दो किसका ज्यादा होगा, एबीसी। मैम बी सी ओके, बी ये होगा एबीसी। मैम क्यों CH3 का तो सबसे ज्यादा होता है I प्लस करेक्टर। CH3 का कहाँ होता है, ड्यूटेरियम का होता है ना, यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम लिखा है ना बच्चे। टेबल दिखाऊं क्या, जो कल करवाई थी, ये देखो कहाँ गई, कहाँ दिखाई, एक मिनट रुको। मैम 7 पेज पर थी। ये देखो, आया याद। मैम CH3 का सबसे ज्यादा I प्लस करेक्टर होता है तो इसीलिए वो तो सबसे पीछे नहीं, जाएगा ना। अरे CH, एक मिनट इधर देखो ना, CH3 के साथ ये देखो ना, ट्यूटेरियम आइसोटोप चेंज हो गए ना बच्चे, आइसोटोप हो गए ना वो CH3 नहीं रहा। इधर देखो, एक मिनट रुको, कहाँ गया, ये रहा। एक CH3 है, एक CD3 है, एक CT3 है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह ड्यूटेरियम, एक जगह ट्रिटियम है, तो यही एक हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अच्छा, तो वो मैंने पूरा CH3 कंसीडर कर लिया। नहीं 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 नहीं, है तो ये सारे हाइड्रोजन के ही आइसोटोप, लेकिन डी यहाँ पे ड्यूटेरियम है, टी ट्रिटियम है। और जब ऐसे वाले केस में फंसो तो हमें देखना पड़ेगा किसका इंडक्टिव इफेक्ट आता है। प्लस आई ज्यादा है किसका, ट्रिटियम का, मैं बता ही रही हूँ। ठीक है, ट्रिटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों एसिडिटी, बिकॉज माइनस आई जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, जितना प्लस आई ज्यादा होगा उतनी एसिडिटी कम होगी। एंड वी नो कि ट्रिटियम का प्लस आई बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पीछे वही आएगा, फिर ड्यूटेरियम वाला, और सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी ए वाले की। ऑर्गेनिक में हम कंपैरिजन ही करते हैं। ठीक है उज्जवल, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बताइए, बाकी बताइए। कल की क्लास अटेंड किए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो, ये वाला तुम करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का, अभी करवाया भी इनफैक्ट मैंने। ये वाला देखो, थर्ड वाले में देखो, डिस्टेंस नंबर पावर से चलो, डिस्टेंस नंबर पावर से, डिस्टेंस तो सेम ही है, COH के एक कार्बन को छोड़ के लगाए गए हैं। यहाँ पे भी नंबर देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कौन से वाला जीत गया? फर्स्ट वाला थोड़ी ना, सेकंड वाला ज्यादा है, बट सेकंड वाला। फर्स्ट वाला क्यों बोले? मैंने बोला फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। माइक हाँ, ऑफ। बाकी लोग, यस अब किसी का दिमाग यहाँ पे ये भी चलेगा कि मैम नाइट्रो ग्रुप इज मोर क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप हैज मोर माइनस आई इफेक्ट, बट यहाँ पे इसलिए मैंने बोला DNP लगा के चलो, जो 2 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है वो कहीं ज्यादा है NO2 से, इसलिए बी वाला जीत गया बच्चों। समझ में आई ये वाली चीज कितना इंपॉर्टेंट है ये DNP? अच्छे अच्छे क्वेश्चन ठीक करा सकता है तुम लोगों के। ओके, ये वाला बताओ, फोर्थ वाला। मैम फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना। ओके, पहले तो आप ये चेक करो अपना, वो जहाँ पे मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, माइनस आई और प्लस आई की जो पावर बताई थी, वहां पे चेक करो कि O नेगेटिव और OH क्या है, चेक कीजिए। पहले RO लिखा हुआ है, फिर OH लिखा हुआ है। ठीक है, RO नेगेटिव लिखा होगा। मैम O ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो O नेगेटिव है इसका प्लस आई ज्यादा है, आप देख लेना वहां पे O नेगेटिव वाले का और फिर OH वाले का। ठीक है, हाँ मैम ये डोनर ग्रुप में है। हाँ, तो वही तो मैं बोल दूं ना आपको, O नेगेटिव का जो प्लस आई इफेक्ट होता है बच्चों वो ज्यादा होता है। लिख लो वहां पे, अगर नहीं लिखा हुआ तो, लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्यों ज्यादा है? रीजन ये है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, भाई ये अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पहले भागेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि प्लस आई इफेक्ट जो है इसका ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये एसिडिक क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, यानी कि OH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू O नेगेटिव। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, मैं लिख देती हूँ। माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ, ऑक्सीजन जो है वो प्लस आई में लिखा हुआ है और OH जो है वो माइनस आई में लिखा हुआ है। देखो ऑक्सीजन और जो ये है ना, ये लोग थोड़े दोगले हैं, ये अभी तुम्हें रेजोनेंस में पता चलेगा कि इनके दो इफेक्ट होते हैं, माइनस आई भी होता है और प्लस आई भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं OH और O नेगेटिव को, OH का बेटर माइनस आई इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू O नेगेटिव का। ध्यान रहेगा? यस मैम। लिख लो, इसलिए मैंने बोला था जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी तो बहुत नई नई चीजें जो है वो आप लोगों को पता चलेगी। ठीक है, लिख लो, इसको काम आएगा आगे जाके, लिख लो, डब्बे में बंद कर लो। यस। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला कौन करेगा, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसके बाद ही आप लोग होमवर्क करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड कि अगर आप लोगों को आता है। शिवानी आंसर बता रही है ABC, सबका ABC आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये वाला कार्बन sp है, ये वाला sp2 है और ये वाला sp3 है। ठीक है, ये वाला, तो जितना ज्यादा S करेक्टर उतनी ज्यादा एसिडिटी। हो गया, सबका यही आंसर था ABC अगर मैं लिखूं? चलिए बढ़िया। उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, ये मेरे बच्चे बता ही देंगे, बता देंगे ना, क्योंकि बस आपको ये ध्यान होना चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि मैम ये तो आता है। जब जब जो चीजें आई, अपने जहां पे भी तुम पेपर कर रहे हो रफ शीट पे लिख लेना कि मैम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ गई ना, तो आपने ये बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं तो आज तक ऐसा करती हूँ बच्चों, क्योंकि अभी सिर्फ आपने इंडक्टिव इफेक्ट सीखा, आगे आप रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, तो वहां पे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपके अगर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैम ये वाला ज्यादा होगा, ए वाला, ABC। ये वाले दोनों पीछे होंगे। अब आपको चेक करना पड़ेगा, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पीछे होगा। यस मैम। ACB। माइनस आई ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन माइनस आई ऑफ CN। मैंने कहा था ना ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही करके रखना। ABC नहीं, ACB। माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है बच्चों कार्बोकेटाइन। ठीक है जी? यस। ओके, ये अब तुम्हारे क्वेश्चंस हैं होमवर्क के, प्लीज इसको कर लेना। ओके मैम। ओके मैम एक बार स्लाइड पीछे कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान से देख लो, आराम से देख लो, टेक योर टाइम। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, आराम से अपने पेजेस टर्न कर लो, देख लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करती हूँ, विच इज रेजोनेंस, जो कि अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, तो बड़ी स्लाइड दिखाना। कौन सी वाली बेटा? मैम इसके नेक्स्ट सबसे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाली? इसमें जो डी वाले में है तो वो मिथेन है ना, ME मिथेन। फिर बोलो, आवाज नहीं आई बेटा। मैम पीछे करो एक बार, जब हाँ ये मैम जो होमवर्क वाली स्लाइड लगाई थी ना आपने, ये लो, हाँ यस मैम, इसमें जो डी वाला है इसमें मिथेन लिखा है ना लास्ट में। ME है, ME है बच्चों, ये ME है। और ME मिथाइल होता है, मिथेन नहीं मिथाइल। और मैम ये डॉट क्या है रिप्रेजेंट करता है? डॉट रेडिकल को दिखा रहा है। देखो क्या लिखा मैंने, फ्री रेडिकल, ये रेडिकल है बच्चों, CH3 के ऊपर रेडिकल लगा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है, मैं लिख भी देती हूँ बच्चों, ये जो डंडा लगा हुआ है, ये मैंने बताया था ना आपको, मिथाइल है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब उसके ऊपर रेडिकल आ गए तो वो CH3 ना रह के CH2 बन चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। लास्ट स्लाइड यही है बेटा, प्लीज नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसी होती है जो कार्बोकेटाइन की होती है, कर लोगे, नहीं करो, नहीं मतलब समझ में आएगा तो ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी और कार्बोनाइन की मेरे बच्चों को स्टेबिलिटी पता है, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप हो गए या जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा कार्बोनाइन की बच्चों स्टेबिलिटी होगी। बस देख लेना इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट किसका है। ठीक है, यस मैम। ओके जी,
बोलो उज्जवल प्लीज माइक एक तो अनम्यूट कर लिया करो जब भी कुछ पूछना हो तो। बोलो जल्दी, किसमें डाउट है, नहीं तो क्लास के बाद रुक जाना। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। चलिए यस मैम। यस मेरी स्लाइड फिर गायब हो गई। अच्छा ठीक है, ओके। तो बेसिकली आज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया फाइनली, ठीक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे, ये 2 क्लासेस या 3 क्लासेस तक जा सकता है, ये ट्राई करूंगी कि 2 क्लासेस वरना 3 क्लासेस लूंगी इसकी, ठीक है। तो मान के चलो नीड 3 लेक्चर्स, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन आपका लास्ट में होगा, और फिर दन दनादन क्वेश्चन की लाइन लगा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ। नहीं, किसने कहा SO3H और SR2 सेम है, अलग है। S के साथ वो R जो है एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और SO3H आपका सल्फोनिक वाला ग्रुप है, ठीक है। चलिए आइए करें स्टार्ट। ओके तो बेसिकली आज हमें रेजोनेंस का टॉपिक स्टार्ट करना है। आज मैं तुम्हें रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट तक तो नहीं लेके जाऊंगी, बट मैं पहले ही बता देती हूँ, आप रेजोनेंस इफेक्ट बोलो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं मैम कभी तो आप मेसोमेरिक बोलते हो, कभी रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हो, क्या पंगा है। तो मेरे मुंह से कुछ भी निकले, बात एक ही है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं, मेरा जो मैंने बेंजीन बनाया था वो तो मैं कहीं भूल ही आई दूसरे रूम में, मेरे को लेने जाना पड़ेगा। कोई नहीं, क्लास के बाद 1 मिनट में ले आऊंगी। अभी प्लीज सुनो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अभी वो फोटो देख लेना अगर देखनी है तो, ठीक है। चलिए आइए बच्चों ध्यान से सुनते हैं और नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो चुका है। देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस का मैंने आप लोगों को आइडिया ऑलरेडी दिया था, याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में दिया था, याद करो। तभी मैंने जान करके बता दिया था, ताकि जब मैं ऑर्गेनिक में करा पाऊं तो तुम्हें वो वाली चीजें भी याद आ जाए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलिए तो बच्चों बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है, एक बार इसको पढ़ो, जो डेफिनेशन है इसको पढ़ो, और अगर सर से ऊपर जाएगा, जो कि जाएगा, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। देखो वो क्या बोल रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट पैरेलल पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। पहली बात है जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, पहली वाली चीज, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलती हूँ, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं अपनी भाषा में क्या बोलती हूँ बच्चों, इसको शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी लिख लो, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो तुम मेरी वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपसे डेफिनेशन कोई नहीं लिखवाने वाला ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में थ्योरी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बाकी तुम्हें कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, थ्रू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल बिकम्स यूनिफॉर्म ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी of electron density, the stability of molecule increases, hence the phenomena of resonance is a stabilizing effect. तो इसको मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। कल मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी। एक तो ये बोला था कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो कम स्टेबल होता है, अगर चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में फैल रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यही बोला था। तो बच्चों रेजोनेंस भी क्या होता है, फैलना ही होता है। आप जो रेजोनेंस फिजिक्स में पढ़ते हो ये वो रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में आप देखोगे कि चार्ज डेंसिटी जो है वो फैलेगी। कौन सी चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, सिग्मा नहीं करते, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बस थोड़ा सा खिसकते हैं, और वो भी तब खिसकते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। मूवमेंट किसकी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड वीक होते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हें ना 2 टर्म्स के बारे में यहाँ पे समझाना चाहूंगी, क्योंकि फील आनी चाहिए इसके बारे में। एक लोकलाइज्ड वर्ड होता है बच्चों, एक डीलोकलाइज्ड होता है। पहले मैं इसको डेली लाइफ से थोड़ा रिलेट करती हूँ, देन मैं थोड़ा केमिस्ट्री पे आऊंगी। देखो बच्चों, मान लो सपोज अपन एक क्लास में बैठे हैं, ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा बातें कर रहा है, सपोज कोई भी कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, एक चौक लेती हूँ और उसको मारती हूँ टप्पा, ठीक है। तो वो उस पे ही जाके रुकेगा, हाँ या ना, सिर्फ मुझे इस बात का जवाब देना। yes. मैंने मारा, किसी को भी मारा, लक्ष्य को ले लेती हूँ,
लक्ष्य की यहाँ पे वो फोटो दिख रही है, ठीक है। तो मैंने उसको मारा, उसके पास गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है, सपोज जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो ऐसे होगा ना, जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ, तो जो फर्स्ट बेंचर्स हैं, जो फर्स्ट वाली लाइन में बैठे हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग आगे आगे बैठे हैं, उनको मेरी आवाज ज्यादा समझ में आएगी, यस है मैम। ना। और जो मेरे जो सबसे लास्ट बेंचर्स हैं, थोड़ी सी उनको कंपैरेटिवली कम आएगी। तो यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आगे वाले जो बेंचेस पे बैठे हैं उनके लिए ज्यादा है, पीछे वाले पे जो बैठे हैं वो कम है। यानी कि मेरी आवाज क्या है, फैल रही है क्लास में। गेटिंग माय पॉइंट और यस इसी को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज। और जब मैंने चोक मारा तो एक ही इंसान पे गया, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, लोकलाइज्ड। अब हम इस पे आते हैं, केमिस्ट्री पे आते हैं कि केमिस्ट्री में क्या मतलब है। तो बच्चे, अगर आपका चार्ज डेंसिटी, अगर इसको पूरा नाम दूं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल रही है, या मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो डीलोकलाइजेशन में आएगा। और अगर नहीं है तो वो लोकलाइज्ड में आएगा। अभी एग्जांपल लेके अपन समझते हैं, ठीक है। मैम ये टर्म्स याद रहेंगी? हाँ, अरे बिल्कुल रहेंगी, टेंशन क्यों लेते हो, मैं किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैम आपने एग्जांपल इतना अच्छा दिया कि अब तो याद ही रहेंगी ये टर्म्स। अच्छा, ये किसने मेरे से पूछा था? तनिष्का, तुमने ही पूछा ना मैम ये टर्म्स याद? अच्छा, याद रहेंगी, मुझे लगा तुम पूछ रही हो याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अच्छा ठीक है, याद रहेंगी, हाँ बिल्कुल रखनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आती हूँ केमिस्ट्री में। अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को। आइए हटा दूं ये, यस मैम। चलिए सबसे पहले मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पे लेके आती हूँ, क्योंकि वो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसके थ्रू आप रेजोनेंस को थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाओगे बच्चों। सिंपल एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। याद करो, ओजोन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे हमने कुछ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना लेके लुईस, जो हमने याद करो लुईस एसिड स्ट्रक्चर बनाए थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब ध्यान से सुनना, रेजोनेंस कैसे आया। मान लेते हैं बच्चे, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ x है और इसकी y है। मैं आपको लेके जा रही हूँ रेजोनेंस है क्या चीज, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम x वाले की बॉन्ड लेंथ छोटी है, y वाले की बड़ी है। अगर मैं तुमसे पूछूं तो, क्योंकि आप कहोगे मैम ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की याद करो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती थी, डबल की कम होती थी। यस। तो आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यू बच्चों, y is greater than x, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो x और y की बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है। वो क्या है, बराबर है। ये शायद मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में, शायद मुझे याद नहीं बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। हाँ तो ठीक है, हाँ वो अलग चीज है, मैं अभी उसको लेके नहीं आ रही हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो x और y की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बराबर है, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे हो रही होगी रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी। कैसे हो रही होगी बच्चों, इधर आओ। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? नेगेटिव चार्ज का मतलब आप केमिस्ट्री में बहुत ही प्राउडली बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। यस। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी हो सकती है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हैं और ये इस तरीके से जाते हैं। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, तो कैसे बनेगा? अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे ये आ जाएगा। देखो बच्चों, देखो इस पे प्लस आ जाएगा। यानी कि एक बार नेगेटिव चार्ज इस पे था, अब घूम के इस पे आ गया। यानी कि चार्ज क्या हुआ है मेरा, डीलोकलाइज हुआ है। पहले एक ऑक्सीजन पे था, फिर दूसरे पे आ गया, यानी कि चार्ज मेरा घूम रहा है। और जितना चार्ज आपका मॉलिक्यूल में घूमेगा, उतनी ज्यादा क्या आएगी, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसी वजह से रेजोनेंस को हम स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्स और वाई मेरी बराबर होगी, बोल सकती हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। पहले यहाँ डबल बॉन्ड में था, वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। तो यस,
जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया XY बराबर है वो इसलिए बराबर है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं, सिग्मा नहीं घूमते, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, थोड़ा रेजोनेंस का फील आया, क्या होता है वो? यस यस अच्छा, आगे वाली चीजें बताऊंगी। ओके, अब देखो तुम्हारे आगे क्या लिखा हुआ है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अगर मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, ये देखो, मैंने तुम्हें बना के भी भेजा था, उसको थोड़ा माइंड में अपना इमेजिन करना। ठीक है, देखिए अब इसमें भी क्या होता है ना बच्चे, इधर आओ, यहाँ पे भी रेजोनेंस होती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मजे से घूमते हैं। जैसे ये देखो, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, यानी कि ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी कि मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी रेजोनेंस होती है। अब मैम कहाँ पे रेजोनेंस होगी, उसके लिए पूरे रूल्स डिफाइन किए गए हैं, आपको मैं वो कंडीशंस बताऊंगी कि कहाँ पे रेजोनेंस होती है। देन आप 1 मिनट में मुझे देख के बता दोगे कि यस मैम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है और हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं आपको। ठीक है जी, पहली चीज। अच्छा ठीक है, कौन से, अच्छा चैट बॉक्स में मुझे बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? जल्दी लिख के बताओ चैट बॉक्स में, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, वेरी गुड, शाबाश, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। एक ही बात है, क्यों एक ही बात है, आइए मैं बताती हूँ तुम लोगों को यहाँ पे होता क्या है। देखो कार्बन के पास क्या होता है, इधर आओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और sp2 याद करो मैंने ऐसा कुछ बनवाया था आप लोगों को। ठीक है, एक और कार्बन होगा, उसके पास भी sp2 होगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होगी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था मैंने, बताया था आप लोगों को। एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से बोला हुआ है पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। यानी कि बेंजीन में कैसे हुआ होगा बच्चे, बेंजीन में ये पाई बॉन्ड, जो 3 पाई बॉन्ड आए हैं वो कैसे आए होंगे, यानी कि एक कार्बन इस पी वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, ये वाला इसके साथ 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 हो रहा है। देख पा रहे हो कैसे चार्ज घूम रहा है, चार्ज डेंसिटी घूम रही है। यस ये मैंने आपको एक करके दिखाया कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, ये इसके साथ करेगा, ये इसकी पी ऑर्बिटल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से। ठीक है, और ये आपको ये देखो, ये देखिए दिख रहा है सबको? यस मैम ये क्या है, ये वैसे मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी, अभी ध्यान से सुन लो। ये कोई गोला नहीं है, ये क्या दिखा रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, इवन जब आप ग्रेजुएशन में भी जाते हो तब भी पूछते हैं कि भैया जो ये बेंजीन में तुम ये गोला लगाते हो है क्या, तो आप बोलते हो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम ये तो हमने नॉमेनक्लेचर करवा था तब भी देखा था ना। हाँ तब मैंने लेकिन रेजोनेंस की बात नहीं की थी वहां पे। ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ बच्चों, इधर देखो कि जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये और ये बराबर होगी ड्यू टू रेजोनेंस, कि पहले सिंगल बॉन्ड था अब ये डबल बॉन्ड हो गया, पहले डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है सभी कार्बन की वो क्या है बच्चों, बराबर है। रीजन ड्यू टू रेजोनेंस, रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, पूछिए। मैम वो बीच में जो सर्कल था वो डैश डैश में थोड़ा परफेक्ट होगा ना? ये मैं बताऊंगी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, आगे चल के बताओ। ठीक है, अभी मैंने जान करके यहीं छोड़ दिया। ठीक है, ओके, ये देखो दिख रहा है सबको, ये देखो मैम ये पहले ही दिखा देते पिक्चर ये देखिए इधर आइए, ये देखो ये कार्बन देखो, हर एक 6 कार्बन है बेंजीन में और हर एक कार्बन के पास देखो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। देख रहे हो कैसे ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, नीचे वालों की भी हो रही है, नीचे वाले को ये देखो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देख रहे हो। तो इस तरीके से ये इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर एक नीचे, और जो ये की बहुत लूजली बाउंड होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा से। सिग्मा तो एकदम स्ट्रॉन्ग है। कैसे बनता है पता है ना,
हेडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, इस वजह से वीक होता है। ठीक है, तो अगर जब तोड़ने की बारी आएगी आगे, जब हम रिएक्शंस करेंगे तो आप बोलोगे मैम पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, चलिए चलूं आगे, आप लोगों की परमिशन है तो। यस मैम। चलिए, उसके बाद है मैम ये रेजोनेंस होगा कब। अब आपने ये तो समझा दिया कि रेजोनेंस हो रही है ना, क्या हो रहा है, चार्ज घूम रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अच्छा तो मैम इसके क्या क्या कंडीशन है, कब कब रेजोनेंस होगी, कब कब नहीं होगी, तो लेट्स सी, यही इंपॉर्टेंट है, रट्टा तो कुछ मारना नहीं होता ऑर्गेनिक में। आइए पहला पॉइंट देखो, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोल दिया मैंने, जितने भी एटम पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान रखना उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, sp sp2 होनी चाहिए, यानी कि वो क्या होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेन में नहीं है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। आप देख रहे हो, इधर देखो, ये प्लेन में है सारे, ये देखो, देख रहे हो, प्लेन में ऐसे होने, इधर आओ, ऐसे होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अगर आप एक ऐसे ले रहे हो, एक ऐसे ले रहे हो, तो देयर इज नो रेजोनेंस। शुड बी इन प्लेन, और वो कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें प्लेनर ज्योमेट्री होती है, sp2। ठीक है, sp वाले जनरली आप बहुत कम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो sp और sp2 होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तभी आपका वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नहीं sp3 प्लेनर थोड़ी ना होता है, sp3 तो वो होता है ना बच्चा टेट्राहेड्रल, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है तनिष्का, तभी मैं बहुत धीरे चल रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट क्लियर कर दिया, पैरेलल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। यस मैम। हाँ बच्चे, sp का मतलब ये वाले कार्बन की बात करो, और sp2 का मतलब तुम्हें पता ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल शुड, लेकिन क्लास से मत भागना, मैं सच बता रही हूँ, अभी तुम्हारे दिमाग में कम से कम 100 सवाल चल रहे होंगे, ये कैसे वो कैसे, लेकिन आई प्रोमिस यू, अभी वैसे हमारे पास 5-10 मिनट है, मैं 20 मिनट क्लास ले लूं, चलेगा ना। ठीक है, 20 मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारे 100 में से मैं 90 सवालों का जवाब दे दूंगी। अगर तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करो। थर्ड वाला पॉइंट है मॉलिक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम। चेतना है क्या क्लास में आज? चेतना नहीं दिखाई दे रही। मॉलिक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम। ये क्या है कंजुगेटेड, क्या होता है हमें तो नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। यानी कि पहला sp और sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए जो भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। मैम सिर्फ रट्टा मार समझ में नहीं आया, एग्रीड। मैम पैरेलल p ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, ये समझ में आ गया पैरेलल कैसे होनी चाहिए, वही ओवरलैप करेंगी। तीसरा मॉलिक्यूल जो होना चाहिए जिसमें आप रेजोनेंस देख रहे हो वो कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। मैम ये भी नहीं हमें पता, चलिए आइए समझते हैं, समझे? आज यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है समझने वाला पोर्शन, वो तो था रट्टा मारने वाला कि हाँ ये याद रखो। अब मैं ये समझा दूंगी तो वो 3 पॉइंट्स भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। चलिए अब हमें कंजुगेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की कंजुगेशन होती है, चलो करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले है कंजुगेशन बिटवीन C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C। ध्यान रखो मैं अलग से बना दे रही हूँ, इधर देखो बच्चों। पहले टाइप की कंजुगेशन है डबल सिंगल डबल। क्या बोला मैंने? डबल सिंगल डबल, ऐसी पोजीशन में होना चाहिए आपका अरेंजमेंट, तो वहां पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। फिर से बोलूं, डबल सिंगल डबल, याद कर लो इसको, डबल सिंगल डबल। अगर ऐसा कोई रीअरेंजमेंट, आप ऐसा कोई अरेंजमेंट दिखते हो तो वहां पे रेजोनेंस होगी। डबल सिंगल डबल कैसे होगी मैम रेजोनेंस? आइए मैं बताती हूँ, इधर आइए। देखो ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और ये sp2 भी है, देख पा रहे हो बच्चों, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। आवाज आ रही है मेरी? ये सो गए सारे? यस ये मैम, आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है। यानी कि कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल, sp2 भी है, यानी कि सेम प्लेन में है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा? इधर आओ मैम। आपने बोला है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। इधर आइए बच्चों, ये देखो ये क्या है, इन दोनों में से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो पाई की मूवमेंट दिखाने, देखो क्या करा मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या किया मैंने, उसको घुमा के किस पे भेज दिया मैंने,
कार्बन पे भेज दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ गई बच्चे, इस कार्बन पे आ गई। पहले तो बताओ इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? एक एग्जाम्पल में समझ में नहीं आएगा, कम से कम तुम्हें 50 एग्जाम्पल मैं कराऊंगी, तब जाके ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। धीरे 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 होले होले चीजें क्लियर होंगी। तुमने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर दिया कार्बन पे, ठीक है। इधर आओ, अब तुमने, इधर आओ बच्चों, अब तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मानते हो कि नहीं? यस यस सर। इसको तुमने दे दिए तो इस पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा ना। इसका तुमने एक उठा लिया और ये इस पे दे दिया बेसिकली, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव आएगा, ये पीछे से करेगा, ये देख रहे हो, ये देखो बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल सिंगल में चेंज हो चुका है, C डबल बॉन्ड C, CH2 नेगेटिव। ध्यान से देखिए, इधर आइए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे क्या आएगा बच्चों, देख पा रहे हो कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बच्चों यस मैम। तुम एक चीज समझ पाए हो, इधर आना। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा तो ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मार गए। भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, मैं आ जाती हूँ। बेटा अभी तो 50 बार बताने हैं। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में नहीं समझ में आएगा। मैम कार्बन पे नेगेटिव का चार्ज आएगा ना फिर? इस पे हाँ आया हुआ है ना, आया तो हुआ है। और कौन से कार्बन पे कह रहे हो, सबकी वैलेंसी पूरी है इसमें। यस मैम। यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। यहाँ पे देखो ना 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कम बनाता है तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे शिफ्ट हो रही है। पहले तो ये है, पहला टाइप का कंजुगेशन ऐसा है, कैसा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, मान लेते हैं बहुत ही कम समझ में आया, आगे आते हैं। एक ही तरफ से शिफ्ट करेगा मतलब, एक ही तरफ से शिफ्ट किया मतलब, समझी नहीं मैं। ये रेजोनेंस की कंडीशन है बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन है कि पाई इलेक्ट्रॉन का मैं मूवमेंट दिखा रही हूँ, दिस इज रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा, और मैं पहले बता दूं, ये जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा सिर्फ इमेजिन किया गया है, रियल लाइफ में नहीं हुआ है ऐसा। तो मैम समझ रही हो? हाइपोथेटिकल है तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? बस यही तो, तभी तो मैंने बताया नहीं तुम लोगों को। यार मैम पूरा मजा खराब हो गया सवाल फिर। मैंने पूछ ठीक लिया। है ठीक है, तो ऐसे सोचा गया होगा मॉलिक्यूल में, ऐसा ऐसा देखा गया होगा, ठीक है। आइए आगे आइए, आगे आइए बच्चों। पहले टाइप का ये कंजुगेशन है। दूसरे टाइप का कंजुगेशन है पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन डबल, मतलब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। क्या बोल रही हूँ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन पे है, वहां पे भी रेजोनेंस होती है। मैं सिंपल फंडे से बताऊंगी आप लोगों को। इधर देखो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना, बस ये बता दो। यस मैम। है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है? यस मैम। तो यानी कि इसको कोई देने वाला आएगा, देने वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, लगा दो भाई, शिफ्ट करा दो। भैया मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तेरे को देने वाला। बच्चे म्यूट योर सेल्फ, ठीक है। शालू प्लीज म्यूट योर सेल्फ। वेट मैं रिमूव कर दूं। तुम लोगों को हंसने के लिए किसने कहा है? मेरी बात नहीं सुनेगा, कहाँ दिया, मतलब उन्होंने इतना कम दिखाया। मैम अपनी तरफ से सबको म्यूट कर दीजिए। चलिए आइए बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल सिंगल में चेंज हो गया, देखिए जी, सिंगल डबल में चेंज हो गया, देख पा रहे हो। लेकिन इस वाले कार्बन नुकसान हो गया, बन गया, देखो यस मैम। बन गया। तो यानी कि पहला कौन सा बताया, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव,
ठीक है जी, तो पहला ये है। मैम आगे चले, हाँ जी बेटा चले, यस मैम। बोलो पहले चले कि नहीं चले। चलो चलते हैं, और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी। अब देखो, अब क्या है कंजुगेशन किसके बीच में, लोन पेयर एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड किस पे होने चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। ये देखो सिंपल अगर मैं बोलूं ऐसे, देखो जी यहाँ पे कोई भी हेटेरो एटम लगा हुआ है जिसके पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, NH2 हो सकता है ना, OH हो सकता है, OR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आगे दिखाऊंगी एग्जांपल्स में। तो इसमें क्या होता है मैम, अब कैसे शिफ्टिंग, तो ध्यान रखना अगर कोई हेटेरो एटम है जिसके पास लोन पेयर है भाई, वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन अपना देने वाला है, और अगर ये इसको देगा तो ये आगे खिसकेगा, क्योंकि अगर आगे नहीं खिसकाओगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बना दोगे। अब समझ में आया क्यों इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, बताइए। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, इधर आओ। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पे लोन पेयर भी है बच्चों। अब हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैम ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, हो सकता है आप लोगों ने सोचा हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन में जब बारी आएगी देखने की कि कौन रेजोनेंस में पहले कूदेगा, तो लोन पेयर कूदेगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, थोड़ा ये अपर लेवल पे ले जाऊंगी वरना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में है तो लोन पेयर पहले कूदेगा, ये कूदा ये आगे खिसका, तो ये कैसे बनेगा बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आ जाओ मैं बताती हूँ। ये देखो X ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर CH, और यहाँ पे क्या हो गया CH2 नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब जो है इसके ऊपर शिफ्ट हो गए। मैम तो उससे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना CH2 पे। हाँ आएगा, आ गया ना अनप, ठीक है। आगे चले, और कौन सा टाइप है, लास्ट में कंबाइन करूंगी। उसके बाद है कंजुगेशन बिटवीन ओड इलेक्ट्रॉन एंड CC, मतलब रेडिकल और डबल बॉन्ड अब अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, रेडिकल और डबल बॉन्ड। एक बात बताओ, यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है, इसको बॉन्ड बनाना है, कैसे बनेगा, जब इस वाले कार्बन पे रेडिकल आ जाएगा, मानते हो कि नहीं, क्योंकि रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाते हैं। ये आज मेरी बात ध्यान रखना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा तो क्या करूं मैम, एक इलेक्ट्रॉन इस पे कैसे लेके आऊं, मैम आपने कल बोला था होमोलिटिकली क्लीव कर दो इसको, तो होगा क्या बच्चों, इधर आओ, CH2 एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एक इस पे आ जाएगा और एक इस पे तो ऑलरेडी है, तो रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, बॉन्ड बना लेंगे। देखिए मैम देखिए नेक्स्ट वाला है, आऊंगी सुहानी, पहले ये करवा लूं, आऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद है जब आपका नेगेटिव चार्ज जो हो वो कंजुगेशन में हो डबल बॉन्ड के साथ, ये देखो देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हो डबल बॉन्ड के साथ। इसको अलग से बना के दिखाऊं या दिख रहा है यहाँ पे सब बच्चों को, दिख रहा है। दिख रहा है, तो यहाँ क्या करोगे बच्चों, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, मैम ये यहाँ गया, ये यहाँ खिसका और ये यहाँ खिसका, दिख रहा है तुम्हें, एकदम मस्त चार्ज फैल रहा है, मस्त चार्ज फैल रहा है, तो इसको कैसे बनाऊंगी, CH2 पे क्या आएगा, कौन बताएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ बीच के कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं, बीच वाले कार्बन बेचारे ऐसे ही रहते हैं एकदम शांत, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देख पा रहे हो, जो सिंगल है वो डबल में चेंज हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, डबल सिंगल में चेंज हो रहा है। मैम बीच वाले कार्बन जो होते हैं वो एक लेकर एक दे देते हैं, इसीलिए चेंज नहीं आएगा। हाँ यस बिल्कुल सही बोला, एक लेके एक दे देते हैं, चार्ज ही न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ क्या है, डबल सिंगल में चेंज हो गया और ये डबल में हो गया, देखो जी, ठीक है। इस पे चार्ज क्यों नहीं आया, इस पे चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, इसने दे दिया और खत्म हो गया इसका चार्ज, इसने क्या किया, उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, चार्ज हो गया खत्म, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे हुआ, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आया है। पहले सुहानी बोलेगी फिर हर्षित आप। मैम आपने इसमें इंटरचेंजेबल वाला साइन लगाया, तो ये एक दोनों में इंटरचेंजेबल होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, हम ऐसे दिखाते हैं इस एरो से बेटा,
ठीक है। और ध्यान रखना जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अभी कल पूरा, आज तो हालांकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। सेकंड पॉइंट कौन सा था, ये वाला? आऊंगी अभी बेटा, तू बहुत पीछे चला गया, कहाँ ध्यान था। ठीक है, बहुत पीछे गया बेटा अभी तू। रिवीजन जब समरी बताऊंगी तब, थोड़ा सा वेट करना बच्चों, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगी क्लास। शिवानी मैम 8:30 पे स्टार्ट करेंगी ना? ठीक है, यस मैम। चलिए ओके। उसके बाद है, नेक्स्ट है लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। क्या होता है, इधर आओ, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये है तुम्हारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पे है मैम कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाँ या ना? Yes, अब ma'am. इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा, कौन दे मैम? ये देखो लोन पेयर पड़ा इसके पास, दे देगा। इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव। इसके पास पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन देके इसका चार्ज खत्म कर दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस वाले कंसेप्ट को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? बैक बॉन्डिंग। क्योंकि इसने पीछे से जो है इसके साथ बॉन्डिंग की, ठीक है, समझे? अभी आगे जब आप थोड़ा ऑर्गेनिक सीखेंगे ना, थोड़ा ऑर्गेनिक सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, क्योंकि जब आप रिएक्शन सीख लेंगे, अभी तो आप चीजों को समझ रहे हो। सृष्टि 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो एक बार आप देखेंगे, ठीक है। जैसे एक काम करो, ये फटाफट आप मुझे बता दो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कहाँ गए, मैंने लिखे तो थे, कहाँ गए? मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, आई डोंट नो वो कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं है, मैं कल ऐड कर दूंगी उसमें, ठीक है। चलो एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा है आज फटाफट, फिर तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। चलिए, मेन हमने जो है क्वेश्चन जो भी अपने दिमाग में रखो, मैं आपका डाउट लूंगी। पहले एक बार जस्ट समरी देख लो क्या क्या पढ़ा है बच्चों। सबसे पहले हमने रेजोनेंस देख लिया कि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है जी। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन सी कंडीशन है रेजोनेंस की, कौन कौन सी कंडीशन थी बच्चे। पहले तो था क्या, डबल सिंगल डबल, देखो इधर, देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। ये काम कर दो, थोड़ा छोटा ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। अगर ऐसे आपको सिस्टम दिख रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है, डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस होगी, झमाझम होगी, देखो, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्या केस लिया था बच्चे हमने, कि आपका पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, लाइक दिस, देखिए, तो भी रेजोनेंस ऐसे हो रही है। और कैसे होगा बच्चों, कि अगर आपका क्या होगा, इधर देखो, अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी रेजोनेंस होगा, देखिए इस तरीके से, देखो जी। यस मैम। अगर आपका रेडिकल है तो भी होगा, रेडिकल और डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो भी होगा। और कौन सा बताया मैंने, और कौन सा बताया है, वैकेंट ऑर्बिटल वाला। और एक ये भी बताया है, अगर कोई हेटेरो एटम होगा तब भी रेजोनेंस होगी, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और कौन सा बताया बच्चों मैंने, सिक्स्थ वाला मैंने ये बताया है कि अगर मान लो ऐसा कुछ लगा हो, OCH3 लगा हो या NH2 लगा हो, कुछ भी लगा हो हेटेरो एटम, ये वही केस है, देखो ये वही केस है, बस यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इसके डीलोकेलाइजेशन होगा। तो ये कुछ मैंने 6 बताए हैं, इसके अलावा भी और होते हैं, ऐसी बात नहीं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो करते जाएंगे। मेन आपके ये है, फिर से बोल रही हूँ, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, रेजोनेंस होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए, रेजोनेंस होगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड और रेडिकल अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो भी आपका रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड और हेटेरो एटम अगर है आपके
एडजेसेंट सॉरी अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस तब भी होगी अगर पॉजिटिव चार्ज और जो लोन पेयर हैं अगर वो आपके एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो यहाँ पे क्या होगी आपकी रेजोनेंस होगी और इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बच्चों क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने आज मेन समझाया है। इसमें मैं थोड़े क्वेश्चन और ऐड करूंगी, मैंने किए थे, आई डोंट नो मेरी स्लाइड्स कहाँ गई। ठीक है, जैसे ये देखो अप्लाई द फंडामेंटल, आपको बताना है कि इनमें बताना है आपको कि कौन रेजोनेंस शो करेगा और कौन नहीं करेगा। जो सारे रूल्स बताए हैं उसको आप पढ़ लेना। ठीक है जी। यस मैम। और जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए थे वो मैं एक बार देख लूंगी कि कहाँ घूमोगे, पता चले डिलीट हो गया तो मुझे दोबारा लिख के देने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही कर लो आप लोग। आज प्लीज समझ लेना कि रेजोनेंस कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि जब तक बच्चों आपको कंडीशन नहीं पता चलेंगी रेजोनेंस कहाँ हो रहा है तो पूरी ऑर्गेनिक में कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दी कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होती है, अपने हाथ से बना बना के देखना, पक्का बनेंगे। और कल हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी। कल हमारी हालांकि क्लास नहीं है, परसों है, तो परसों तक आपको वेट करना पड़ेगा। परसों मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी कि हाउ